हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त फिर से एक बार आपके साथ हूँ, आपका मोस्ट वांटेड टॉपिक समास लेकर। जितनी रिक्वेस्ट इस टॉपिक के लिए मेरे पास आई, एक चीज तो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस टॉपिक को कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में जगह मिली है एक टफ टॉपिक के उसमें, उसको स्थान जो है ना आपने स्पेशल दिया हुआ है थोड़ा सा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ है। बच्चे, दो तरीके की चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। एक होती है जिनको आप लर्न करते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो वो आपको आ जाती हैं। दूसरी चीजें ऐसी होती हैं, दूसरे टॉपिक्स, जो कुछ ना कुछ उनमें ना टेक्निक या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, और अगर आप उस टेक्निक या कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो आपको एक्चुअली उसको सिर्फ लर्न करते रहना पड़ता है। और जब तक आप खाली रट्टा मारते हैं तब तक तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में, देखो, सबकॉन्शियस में रह ही जाता है कि यार लर्न सा तो कर लिया है पर समझ नहीं आया मुझे। और जब आप उस चीज को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि यार मुझे इतने अच्छे से आता है कि जहां से मर्जी कुछ भी पूछ लो आंसर मैं निकाल ही लूंगा। ठीक है, आपने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है इवन देन आपका माइंड चलने लगता है कि मुझे आंसर इसका क्या देना है, आप सही आंसर अपने आप से भी निकाल लेते हैं। तो समास उन्हीं टॉपिक्स में से है जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। और आज मेरे इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सकें, आप टेक्निक अच्छे से सीख सकें, आप ये जो सारे समास जो है 6 तरह के समास हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं, इनका क्या मीनिंग है, इनमें क्या डिफरेंस है। बच्चे एक सभी समासों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके का समास है। तो ये सारे जो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स मैं रीड कर पाई आप लोगों के माइंड में आते हैं, वो मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर पाऊँ, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक कंपैरेटिवली काफ़ी इजी लगना चाहिए। और अगर मेरा ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली में आपको सही लगता है वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और एक और बात, मुहावरे वाले वीडियो आप लोगों ने इतने पसंद और इतने अप्रिशिएट किए हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। बहुत खुश हूँ मैं आपके फीडबैक को देखकर, बहुत मन को तसल्ली मिलती है कि आप सबको बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग मी। तो चलिए समास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समास हम क्यों, समास है क्या, समास का अर्थ क्या है, समास हम कहाँ और क्यों यूज करते हैं। बच्चे, समास का जो अर्थ है वो है संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। समझ गए बात? संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो समास का पहला जो आपने सिर्फ एक लाइन लर्न करनी है वो ये है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण, अर्थात संक्षिप्त करना। अब संक्षिप्त करने के लिए आप करेंगे क्या, टेक्निक क्या लगाएंगे आप? बट ऑब्वियसली 2 या 2 से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को मिला करके एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र शब्द बना देंगे, और उस एक इंडिपेंडेंट वर्ड को, जो उस मेल से बनेगा, उस एक पर्टिकुलर वर्ड को, इंडिपेंडेंट वर्ड को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, तो संक्षेपण करने को का मतलब है समास बनाना, और जब वो वर्ड बन जाता है उस वर्ड को कहा जाता है समास। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना सा करा रही हूँ, डेफिनेशन लर्न बिल्कुल नहीं करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, कारक चिन्हों का लोप होने पर या 2 से, तो कैसे वो समास बन रहा है, कारक चिन्हों का लोप होके बन रहा है या किसी और तरीके से बन रहा है, वो ऑब्वियसली हम आगे आने वाले सारे जो हम टाइप्स ऑफ समास है जब हम वो पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी कि कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे मिल रहे हैं ये 2 या 2 से अधिक शब्द। बट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ये है कि हमने कुछ शब्दों का मेल करके, संक्षेपण करने की वजह के लिए हमने कुछ शब्दों का मेल करके एक इंडिपेंडेंट वर्ड डेवलप किया है, इजाद किया है, जिसको हम समास कहते हैं। तो आई होप समास क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ शब्दों का मेल किया है। अब जब भी हम मेल करने की बात करते हैं, शब्दों के मेल करने की, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड एक क्वेश्चन आता है कि संधि भी तो यही है, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, वहां भी तो हमने यही किया, तो ये समास और संधि में क्या फर्क है। अब आप में से ना बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि मैम ऑलरेडी समास कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप समास और संधि भी मिक्स कर दो, हो गया काम। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको समास इजी लगने लगेगा ना, तो दिमाग के दौड़े कहीं, घोड़े कहीं के कहीं दौड़ाओगे तुम लोग, फिर कंफ्यूजन दोबारा से क्रिएट हो जाएगा, तो वो कंफ्यूजन आए ही नहीं आपके माइंड में। तो इसलिए आपको यहीं के यहीं हम क्लियर करते हैं कि संधि और समास में बेसिक डिफरेंस क्या है।
बच्चे संधि जो है वो निकटतम वर्णों का मेल होता है। आप ध्यान से देखो, पुस्तकालय हमने क्या किया, पुस्तक प्लस आल्य, ठीक है। तो यहाँ हमने मेल किया शब्दों का, लेकिन हमने किस तरीके से किया, हमने निकटतम वर्णों को जब मिलाया तो वो बन गया पुस्तकालय, ठीक है। ये आ जो है हमने जब मिलाया तो उसके साथ वो कनेक्ट होके बन गया पुस्तकालय, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने एक्चुअली क्या किया, हमने शब्दों को ही मिला डाला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, विषधर, और विषधर क्या है, विष को धारण करने वाला। तो देखो कितना फर्क है संधि में और समास में। हमने क्या बात की थी, समास का मतलब है संक्षेपण, बड़ी बात को छोटे तरीके से कहने के लिए एक स्वतंत्र शब्द को डेवलप करना, उसको हम समास कहते हैं। हम ये भी बोल सकते थे विष को धारण करने वाला, उसकी जगह हमने क्या बोल दिया, हमने इतने सारे 1 2 3 4 5 विष को धारण करने वाला 5 शब्दों को का संक्षेपण करके हमने एक समास बना दिया और उसको हमने बोला विषधर। आई होप आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि समास है क्या, संक्षेपण जो है वो समास है, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ जरूर मेल है, पर समास का बेसिकली जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेपण है, ठीक है। और जब हम संधि को तोड़ते हैं तो हम उसको संधि विच्छेद कहते हैं, मतलब जब हम ऑपोजिट करते हैं, ठीक है। और जब हम समस्त पदों को, समस्त पद क्या हुए, जब हमने दो पदों को, उत्तर पद और पूर्व पद को मिला दिया तो वो एक टोटलिटी में जो पद बना उसको हम कह रहे हैं समस्त पद, ठीक है। तो जब हम समस्त पद को वापस से तोड़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह होता है और संधि विच्छेद होता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये पद वाली बात मैंने नहीं बोली है, समस्त पद वाली, ये आगे भी दोबारा करेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या है, वो सब अभी बताती हूँ आपको। पर आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो गई है कि संधि क्या है और समास क्या है, और समास क्या है वो 100% क्लियर हो गया, कुछ आइडिया तो मिल गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। तो अब एक बात दिमाग में फिट कर लो कि हमने करना क्या है, हमने लंबी बात को छोटे तरीके से कह देना है, संक्षेपण करना है। हमने करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट हमेशा एक रहेगा, संक्षेपण करना, और उसी को हम समास कहेंगे। तो अब शुरू करते हैं, कितनी तरह के समास होते हैं, माने ये संक्षेपण करने की कितनी टेक्निक्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे समास डेवलप हो जाते हैं। तो 6 भेद हैं समास के, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। 6 समास हैं, बहुत सिंपल है, एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास आ गए, तत्पुरुष समास आ गए। आपको लगेगा मैम क्या कर रहे हैं, मैम सिर्फ इतना कर रहे हैं जो वो अपने पढ़ते हुए करते थे। और मैं पता है क्या करती थी, जब भी मुझे कोई टॉपिक थोड़ा सा भी टफ लगता था ना, मैं हमेशा ना उसमें से सिंपल वाला पार्ट पहले कर लेती होती थी, अगर वो कनेक्टेड नहीं है। उससे क्या होता था, मुझे ना ये तसल्ली हो जाती थी कि 60-70% तो तैयार हो गया, अब बाकी 30% को करने का हौसला अपने आप आ जाता था। वही आपके साथ करने वाली हूँ कि पहले हम 60-70% मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद 30% तो हम कर ही लेंगे। तो चलो अब सबसे पहले करते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास तो बहुत बहुत इजी है। इसमें क्या है कि एक विशेष्य है, विशेष्य क्या होता है, और एक विशेषण है। दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, विशेष्य और विशेषण, मतलब जिसके बारे में हम कोई विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य होता है, ठीक है। और विशेषण क्या है, उसकी वही विशेषता जिसके बारे में हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ो, टेक्निक ना मुझे समास की तो सबसे बेस्ट ये लगी है, एग्जाम्पल पढ़ो आपको समास समझ में आ जाता है। डेफिनेशन को करके समझने की कोशिश करो, थोड़ा टफ लगता है। जैसे काली है जो मिर्च, तो अब इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मिर्च के बारे में बात कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं कि वो मिर्च जो है वो काली है। तो विशेष्य कौन हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिर्च। और काली क्या है, काली जो है उसकी विशेषता हो गई। समझ आई बच्चे बात, काली विशेषता है। काली कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है ना, पूर्व पद, पहला वाला जो पार्ट है वो है पूर्व पद, समझे। और जो पीछे वाला पार्ट है वो है उत्तर पद, और उत्तर पद में क्या आ रहा है, विशेष्य, जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं। और पूर्व पद में क्या आ रहा है, उसकी विशेषता। वापस समास पे आते हैं कि काली है जो मिर्च को अगर हम छोटे फॉर्म में कहना चाहें तो हम उसको क्या बोलते हैं, काली मिर्च, ठीक है। 4 वर्ड्स को मिला के हमने क्या कर दिया, एक वर्ड, एक इंडिपेंडेंट वर्ड, जो कि है हमारा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास
कौन सा वाला समास होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि वो कर्मधारय समास है? बिल्कुल सिंपल है कि उसमें एक विशेष्य होगा और उसमें एक विशेषण होगा। समझे बात? कर्मधारय समास में एक विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा। नीला है जो कमल, कमल है विशेष्य और नीला क्या है, नीला होना है उसकी विशेषता। तो इस 4 वर्ड को मिला के हमने एक इंडिपेंडेंट वर्ड बनाया, नील कमल। सद है जो गुण, सद है जो गुण मतलब सद्गुण, अच्छे गुणों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। महान है जो आत्मा, महात्मा। स्वर्ग के समान कमल, स्वर्ण कमल। उत्तम है जो पुरुष, पुरुषोत्तम। ठीक है, तो जितने मर्जी आप, नील गगन, नीला है जो गगन, नील गगन। हर एक में क्या होगा, आपके पास एक विशेष्य होगा और एक आपका उसकी खासियत होगी, विशेषता होगी, और ऐसे समास को आप कहेंगे कर्मधारय समास। कोई कंफ्यूजन? एक विशेषण, एक विशेष्य, कर्मधारय समास। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बहुव्रीहि समास। ये एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कभी भी किसी और समास के साथ कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर आप क्लियर हो। ये क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, हम किसी भी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे लंबा उदर है जिनका, अर्थात हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक इंडिपेंडेंट वर्ड बना दिया लंबोदर। ठीक है, बात समझ में आई? गिरि को धारण करने वाला, हम सबको पता है कि पहाड़ किसने उठाया था, श्री कृष्ण ने उठाया था। तो गिरि को धारण करने वाले की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें इनडायरेक्टली पता है, हम एक लंबे तरीके से कह रहे हैं और हमें मालूम है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी तीसरे अर्थ के बारे में हम इशारा कर रहे हैं, तो वो जो समास है वो समास है आपका बहुव्रीहि समास। समझ में आई बात बच्चे? जैसे और एग्जाम्पल भी देख लो चाहे। चक्र को धारण किया है जिसने, अब किसने चक्र को धारण किया हुआ है? विष्णु जी ने धारण किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं विष्णु जी की, तो हम या तो कह दें कि यार हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने चक्र को धारण किया हुआ है, या हम सिंपली उनके एक वर्ड यूज कर दें कि हम चक्रधर की बात कर रहे हैं, मतलब हम विष्णु जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीले हैं अंबर जिसके, या तो मैं ये कह दूं पीले हैं अंबर जिसके, बात मैं किसकी कर रही हूँ, मैं कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, या मैं कह दूं कि मैं पीताम्बर की बात कर रही हूँ। पीताम्बर का भी मीनिंग क्या है, कृष्ण जी है। तो पीले हैं वस्त्र जिसके कहने के बजाय अगर मैं पीताम्बर वर्ड यूज कर देती हूँ श्री कृष्ण का बोध कराने के लिए, तो ये जो पीताम्बर वर्ड है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड जो है, ये बहुव्रीहि समास है। 4 है मुख जिसके, अब 4 मुख किसके होते हैं? ब्रह्मा जी के होते हैं। मैं ब्रह्मा जी की बात कहना चाह रही हूँ, तो ब्रह्मा जी की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? मैं चतुर्मुख यूज कर रही हूँ, क्योंकि उनके 4 मुख हैं। तो बजाय मैं ये बोलूं 4 है मुख जिसके, मैं क्या बोल दूंगी? चतुर्मुख। और मीनिंग क्या है? मैं इशारा किसकी तरफ कर रही हूँ? मैं ब्रह्मा जी की तरफ इशारा कर रही हूँ। तप ही है धन जिसका, मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ? मैं तपस्वी की तरफ इशारा कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं तप ही है धन जिसका का छोटा वर्ड क्या बना दूंगी? तपोधन, कि जिसका जो धन है वो तपस्या है। अगर मुझे तपस्वी की बात करनी है तो तप ही है धन जिसका की जगह मैं बोलूंगी मैं तपोधन की बात कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप बात? नाग के समान आनन है जिसका, इसका बताओ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नाग के समान आनन है जिसका, नाग के समान आनन किसका है? हाथी के जैसा आनन किसका है? गणेश जी का है। तो हम इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? हम गणेश जी की तरफ कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? नागानन। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, इसकी जो खासियत है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि हम इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। जैसे अगर हम दशानन की बात करें, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलरली, आई होप इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम इसमें बेसिकली किसी थर्ड वर्ड की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको हम संक्षेपण करके एक पर्टिकुलर वर्ड उनके लिए हम यूज कर देते हैं और उस पर्टिकुलर वर्ड को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। जैसे एक और मेरे को एग्जाम्पल याद आया, नीला है कंठ जिसका,
नीला है कंठ जिसका, किसके लिए यूज करते हैं हम? ये शिव जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं? नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका माने नीलकंठ। तो नीलकंठ जो है वो बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि वो शिव जी की तरफ इशारा कर रहा है। एक और ध्यान में आता है, 4 हैं भुजाएं जिसकी। किसकी हैं 4 भुजाएं? विष्णु जी की हैं। तो चतुर्भुज जब हम बोलते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम विष्णु जी के बारे में बात कर रहे हैं। 4 हैं भुजाएं जिसकी का बहुव्रीहि समास जो बनेगा वो बनेगा चतुर्भुज। समझ में आई बात आपको? इज दैट ओके? तो बहुव्रीहि समास की जो खासियत है वो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। चाहे हम पहला पार्ट लें, चाहे हम दूसरा, नीला है कंठ जिसका, तो वो कह रहा है कि चाहे हम उत्तर पद की बात करें, इनिशियल पार्ट ऑफ द फ्रेज की बात करें, या हम लेटर पार्ट ऑफ द फ्रेज की बात करें, हम जब भी बात कर रहे हैं उस पूरे एक समस्त उससे हमें बोध हो रहा है किसी थर्ड अर्थ का, तो हम उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। 2 पढ़े हैं हमने अभी तक। पहला पढ़ा कर्मधारय, कोई कंफ्यूजन नहीं था। एक विशेष्य था, एक उसकी विशेषता थी। काली है जो मिर्च, काली मिर्च। नीला है जो कमल, नील कमल। सद है जो गुण, सदगुण। और उसके बाद हमने पढ़ा लंबा उदर है जिनका। तो अब कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि बहुव्रीहि समास में हम क्लियर कट किसी की विशेषता खाली नहीं बता रहे हैं, हम क्लियर कट किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो तभी सिर्फ और सिर्फ तभी वो बहुव्रीहि समास बनेगा। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू दैट। माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चे। अगला देखते हैं। ये तो सबसे ही सिंपल है। इसमें क्या है, पूर्व पद जो इनिशियल पार्ट है, उत्तर पद जो पीछे वाला है, दोनों ही पद प्रधान है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों शब्द इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, माता भी पिता भी, सुख भी दुख भी, भाई भी बहन भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप कर दिया। संयोजक शब्द कौन सा है? और है, या है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने द्वंद्व समास में जो संयोजक शब्द है उसका लोप कर दिया, उसको गायब कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने बहुत इसमें मेजर टेक्निक कुछ नहीं यूज की, सिर्फ एक जो संयोजक शब्द है उसको हटा दिया और वो हमारा बन गया द्वंद्व समास। वेरी वेरी सिंपल। माता और पिता, माता पिता। सुख या दुख, सुख दुख। भाई और बहन, भाई बहन। गौरी और शंकर, गौरी शंकर। सीता और राम, सीता राम। राधे और श्याम, राधे श्याम। हरि और हर, हरि हर। पढ़ा और लिखा, पढ़ा लिखा। दूध और रोटी, दूध रोटी। समझ गए बात? गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। राग और द्वेष, राग द्वेष। 1 या 2, 1 2। 10 या 11, 10 या 12, 10 12। रुपया पैसा आदि, रुपया पैसा। आहार निद्रा आदि, आहार निद्रा। पल या 2 पल, पल 2 पल। आर या पार, आर पार। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। हम क्या कर रहे हैं, खाली हम जो बीच का या आगे लगा या पीछे लगा जो भी एक संयोजक शब्द है उसका लोप कर रहे हैं खाली, और उसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें चाहे वो बीच में आ जाए वर्ड या आदि, जैसे रुपया पैसा आदि बाद में आ गया, पर हमने उस आदि को हटा दिया। हमने उस संयोजक शब्द का जो मिला रहा था उनको, उसका लोप करके एक सिंगल वर्ड में जब हमने कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो सिंगल इंडिपेंडेंट वर्ड हमारा डेवलप हुआ वो है द्वंद्व समास। खूब सारे एग्जाम्पल हमने उसके देख लिए। चाय पानी आदि, चाय पानी। कामकाज आदि, कामकाज कामकाज। ठीक है, पाला पोसा आदि, पाला पोसा। कपड़े और लत्ते, कपड़े लत्ते। ठीक है, बहुत सिंपल है। संयोजक शब्द का आप लोप कर देंगे। वापस देखें, फिर 3 पढ़ लिए, देख लो 6 में से। कर्मधारय में एक विशेषण, एक विशेष्य और एक उसकी विशेषता। बहुव्रीहि, तीसरे व्यक्ति की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। द्वंद्व समास, सिर्फ संयोजक शब्द का लोप कर दो और सिंगल वर्ड बना दो। कितना इजी है। और भी इजी है या टेक्निकल वाले बच्चे चेक कर लेते हैं यार। द्विगु, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। इसका ना, इसमें क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का
समूह। अब पूर्व पद क्या है? इनिशियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ इनिशियल पार्ट में क्या आ गया हमारे पास? 7 दीपों का समूह। संख्या आ गई 7, तो हमने उसका इतना लंबा फ्रेज को हमने क्या कर दिया? एक इंडिपेंडेंट वर्ड बना दिया, सप्तद्वीप। 3 फलों का समाहार, क्या बन गया ये? त्रिफला। 3 फलों का समाहार क्या बन गया? ये त्रिफला। तो इसमें भी जो पूर्व पद था वो संख्यावाचक था, संख्या थी ना इसमें, 3 फल। ठीक है, अगला देखो, 7 मंजिलों का समूह। 7 क्या है? संख्यावाचक हो गया। ठीक है, 7 मंजिल। अब एक बात बताओ, यहाँ ना कंफ्यूजन का स्कोप है। दशानन, अभी जो दशानन है ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। 10 की बात कर रहे हैं हम, 10 मुंह वाला, 10 सिर वाला। अब हम बात कर रहे हैं रावण की। तो बिल्कुल बिना देखे सोचे समझे आंख बंद करके कुछ भी टिक नहीं करना है एमसीक्यू में। बी वेरी पर्टिकुलर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जहां हम बिल्कुल क्लियर कट किसी व्यक्ति के बारे में हम इशारा कर रहे हैं, अगर हम रावण की बात कर रहे हैं तो चाहे संख्या आए चाहे जो मर्जी आए वो द्विगु समास नहीं बनेगा, वो बहुव्रीहि रहेगा। ठीक है, और अदरवाइज वो डेफिनेटली अगर आपका पूर्व पद जो है अगर वो संख्या आ गई है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? वो द्विगु समास बन जाएगा। संख्या आने पे जो समास बनेगा वो द्विगु समास बनेगा। समझ गए बच्चे? 4 वर्गों का समूह चतुर्वर्ग, 3 वेदों का समूह त्रिवेद, 3 शूलों का समाहार त्रिशूल, 3 भवनों का समाहार त्रिभुवन, 9 रत्नों का समाहार नवरत्न, 100 शब्दों का 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 3 कोनों का समाहार तिकोना। तो हर बार क्या हो रहा है? पूर्व पद में कोई ना कोई संख्या आ रही है। आप समझ रहे हैं बात? तो जब भी पूर्व पद में संख्या आती है और एक फ्रेज बन रहा है, उसको हमने छोटा जब किया, एक वर्ड उसके लिए बनाया, तो वो द्विगु समास बन गया। ये जब मैंने दशानन की बात की ना, तो मुझे एक बहुव्रीहि समास जो है वो याद आ रहा है, सुमुखी। सुमुखी जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? मुझे ये बताओ। बहुव्रीहि समास है सुंदर मुख वाली। बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा था ना, जो किसी की तरफ इशारा करता है। मुझे एकदम ध्यान आया, ये आपने पता नहीं कभी सुना है या नहीं। सुंदर मुख वाली की जब हम बात करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास बन जाता है सुमुखी। तो वो सुमुखी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं, सुंदर मुख वाली की। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे तो हम उसको बहुव्रीहि में कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कर रहे हैं हम गॉडेस लक्ष्मी की बात करते हैं जब हम सुमुखी की बात करते हैं। ठीक है, तो कभी भी उसको उसमें नहीं लेना है कि हम किसी विशेषता के बारे में या किसी भी और समास में नहीं लेना है आपने। वो डेफिनेटली आपका बहुव्रीहि समास रहेगा। सुमुखी भी याद रखना, क्योंकि ज्यादातर बाकी आपने सुने हुए होते हैं। और एक और था अंशुमाली। अंशुमाली है, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। मतलब अंशु का मतलब होता है किरणें। तो जो जिसकी किरणें ही माला है वो क्या है? सूर्य है, और उसको हम बोलते हैं अंशु माली। ठीक है, ये है चंद्रशेखर है। चंद्र है शेखर मस्तक पर जिसके, तो चंद्र किसके मस्तक पर है? शिव जी के मस्तक पर है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं चंद्रशेखर। तो बाकी तो ज्यादातर आपने सुने हुए होते हैं, लेकिन और अगर नहीं भी सुने तो अभी हम आगे प्रैक्टिस वाला जो वीडियो करेंगे जहां हम सारे समास की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मिक्स करके मैं आपको दूंगी, वहां मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम आपके कवर ही हो जाएंगे वहां पर। अभी मुझे बैठे बैठे ये 1-2 याद आए, सुमुखी खास तौर पे, कि ये नॉर्मली सुना हुआ नहीं होता। तो सुमुखी जो है वो लक्ष्मी जी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमने कर्मधारय किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। काली है जो मिर्च, काली मिर्च कर्मधारय है। सुमुखी अभी बात की, बहुव्रीहि है। संयोजक शब्द का लोप करके एक वर्ड बना दिया, द्वंद्व है। संख्या आ गई तो द्विगु है। तो बेटा 6 में से 4 तो हो गए। अभी तक तो कोई टेक्निकलिटी आई नहीं, तो फिर डर तो आप लोग बिना बात के रहे थे, है ना? सिंपल लग रहा है, डाउट आ रहा है ना मन में? इतना सिंपल था। अब आते हैं तत्पुरुष पे। पहले तत्पुरुष पे है, अव्ययी कर ले। चलो अव्ययी कर लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखो, अव्ययी हो का मतलब
पहली बात तो अव्यय का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार, कोई चेंज उत्पन्न नहीं होता। आप मेल के लिए यूज करें, फीमेल के लिए यूज करें, सिंगुलर के लिए यूज करें, प्लूरल के लिए यूज करें, आप फ्यूचर टेंस में यूज करें, प्रेजेंट टेंस में यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा के ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपको ये देखना है कि क्या ये अव्ययी भाव समास है, तो आपकी दृष्टि सीधा उन वर्ड्स पे जानी चाहिए कि क्या इस समास में कोई ऐसे वर्ड्स यूज्ड हैं जो अव्यय है। तो अगर आपको मालूम है कि अव्यय हम कौन कौन से वर्ड्स को कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल आपको 100% पता चल जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे जीवन भर, आजीवन, समय के अनुसार, यथा समय, तो अब इसमें ये वर्ड आ जो है ये अव्यय है, यथा वर्ड जो है ये अव्यय है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स को यूज करके समास बनेगा, संक्षेपण होगा, तो उस समास को अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल टेक्निक क्या है, कुछ पर्टिकुलर अव्यय वर्ड्स हैं जिनको लर्न कर लो। अगर आपको मालूम है, 2-4 बार पढ़ते हो तो याद हो जाता है यार, तो फिर कंफ्यूजन भी नहीं है। इसका कहाँ कंफ्यूजन है, किसी और समास के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अव्यय आपको समझ में आ रहा है कि अव्यय वर्ड यूज्ड है तो वो अव्ययी भाव समास है। और इजी करने के लिए मैंने देखो आपके लिए एग्जाम्पल भी लिए हैं, जो ये येलो में पार्ट में मैंने कलर कर दिया ना, तो ये अव्यय है। जन्म से लेकर आजन्म, तो इसमें अव्यय वर्ड कौन सा है, आ। जन्म से लेकर आजन्म, सामने प्रत्यक्ष, संदेह रहित, निस्संदेह, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, बिना अटके, बेअटके, बिना कारण के, अकारण, पेट भरकर, भरपेट, बिना जाने, अनजाने, रुचि के अनुसार, यथा रुचि, रात ही रात में, रातों रात। ठीक है, अब इनमें जब कलर किए तो पता चला कि कुछ वर्ड्स और एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं आपको। अब हमने कौन सा पढ़ा, एक तो नी वर्ड पढ़ा, जैसे रंध से रहित, निरंध। ठीक है, एक हमने पढ़ा अ, ठीक है, आ पढ़ा हमने। तो जैसे मरने तक, जैसे हमने जन्म पढ़ा ना, जन्म से लेकर आ जन्म, तो अगर हम मरने तक की बात करें, आमरण। तो जैसे ही हमें ये वर्ड्स जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना बच्चे, हमें दूर से नजर आ जाता है कि इसमें तो अव्यय यूज्ड है, तो ये अव्ययी भाव समास है। अर्थ सहित, सार्थक, प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रति वर्ड हम जब यूज कर रहे हैं तो हम, वो प्रति क्या है, वो अव्यय है। रूप के अनुसार, यथारूप, तो यथा क्या है, बिल्कुल क्लियर है, लर्न हो जाता है, 2-4 समास पढ़ो। यथा जो है अव्यय है, तो यथारूप। योग्यता के अनुसार, यथा योग्य, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, कर्म के अनुसार, कर्मानुसार। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल कि अगर हमने कोई भी अव्यय यूज करके समास बनाया है, संक्षेपण किया है, तो वो अव्ययी भाव समास है। उसके अलावा एक और जो अव्ययी भाव में यूज होते हैं वो होता है कि जैसे आपने दो एक जैसे वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया। जैसे हम हर घर की जगह क्या बोलते हैं, घर घर, समझ रहे हो। जब घर घर मतलब दोनों वर्ड्स आपके सेम है, घर घर की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ गए, हम हर घर की जगह अगर घर घर बोलते हैं तो वो भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। हर पल, प्रतिपल, तो प्रति में तो वैसी कंफ्यूजन नहीं होती है कि वो हमारा अव्यय है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स यूज करके हम समास बना रहे हैं तो वो अव्ययी भाव समास है। जीवन पर्यंत, आजीवन, समुद्र तक, आसमुद्र, अंत से अधिक, अत्यंत, पूरा भरा हुआ, भरपूर। आप समझ रहे हैं बात। तो ये जो भर वर्ड है ये एक अव्यय वर्ड है। प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अव्यय वर्ड ढूंढ लेना है। अब अव्यय वर्ड कुछ आपने आज सीख लिए हैं,
बाकी हम प्रैक्टिस वीडियो में और सीख लेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया है कि अव्ययी भाव से जब हमने अव्ययी वर्ड से समास बनाए, संक्षेपण किया, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। 5 हो गए, देख लो, हो गए ना। 6th रह गया। अब वो वाला टफ है क्या, चेक कर लेते हैं उसको भी। तत्पुरुष समास, लास्ट वन। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अरे बाप रे, कितना टेक्निकल हो गया ना, बहुत मुश्किल है यार। और ऊपर से एक ही समास के 6 और भेद। अभी तो मैम आप कह रहे थे टोटल 6 है, अब 12 हो गए। देखो 12 हो गए, क्या हो गए, छोड़ो ना यार, जितने भी हो गए हमें तो सभी इजी लगते हैं। हमने इसको इस डेफिनेशन के थ्रू समास को, इस पर्टिकुलर समास को समझने की कोशिश बिल्कुल पहले नहीं करनी है। हमने इसको सिंपलेस्ट वे से करना है, और सिंपलेस्ट वे है ये। एक टेबल बना दिया है मैंने आपके लिए, और ये टेबल क्या है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है। सिंपल सी बात है कि कारक और कारक चिन्ह ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध का के की संबोधन है। अरे ये तो हम सबको अच्छे से रट्टा लगा होता है कि किस कारक के लिए कौन सा चिन्ह जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो अब पहली बात तो जो कर्ता है और संबोधन है, इनसे समास नहीं बनता। कर्म को, ठीक है, अब कैसे मैं कनेक्ट कर रही हूं इसको, कारक और कारक चिन्ह को। एक समास है मत को, सपोज मेरे पास टोटल एक वो फ्रेज है मत को देने वाला, तो मैं उसका समास क्या बनाती हूँ, मतदाता। मत को देने वाला मतदाता। ठीक है, तो मैंने किसका लोप कर दिया, मैंने को का लोप कर दिया। तो जब मैंने को का लोप किया, मैंने कारक चिन्ह का लोप किया, तो मेरा समास बना। और कारक चिन्ह कौन सा, को, और को कौन, किस कारक का कारक चिन्ह है, कर्म का। तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, ये बन गया मेरा कर्म तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल देखो, जन को प्रिय जन प्रिय, सबको प्रिय सर्व प्रिय, स्वर्ग को गमन स्वर्गीय, वन को गमन वन गमन, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त, ग्राम को गत ग्राम गत, गिरह को काटने वाला गिरह कट, अतिथि को अर्पण अतिथि अर्पण, मरण को आसन मरण आसन, परलोक को गमन परलोक गमन। क्या कर रही हूं मैं, सिर्फ को गायब कर रही हूं। जैसे ही मैंने को गायब किया, जो कि कर्म कारक का चिन्ह था, तो वो मेरा बन गया कर्म तत्पुरुष समास। इट इज दैट सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। कारक चिन्ह को हटाकर जो मैं समास बना रही हूं, वो कर्म तत्पुरुष समास है। सिर्फ को हटाना है बीच में से। इसी तरह जब मैं से या के द्वारा को हटाऊंगी और समास बनाऊंगी, संक्षेपण करूंगी, तो उसको मैं क्या कहूंगी, मैं उसे कहूंगी करण तत्पुरुष समास। जैसे मुंह से मांगा, मुंह मांगा, तो मैंने क्या किया, मैंने से हटा दिया। से किसका कारक चिन्ह था, करण का, करण तत्पुरुष समास। भय से आकुल भ्याकुल, श्रम से साध्य श्रम साध्य, आंखों से देखी आंखों देखी, मद से मस्त मद मस्त, गुरु द्वारा दत्त गुरु दत्त, वाणी द्वारा दत्त वाग्य दत्त, तुलसी द्वारा कृत तुलसी कृत, अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित, जन्म से रोगी जन्म रोगी, मन से माना मन माना, शोक से आकुल शोकाकुल। कुछ नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ से या द्वारा को मैं हटा रही हूं और मैं बना रही हूं समास। और ये क्या बनता जा रहा है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर मैं के लिए हटा दूं, युद्ध के लिए भूमि युद्ध भूमि, के लिए किसका कारक चिन्ह है, संप्रदान का कारक चिन्ह है, तो कौन सा समास बन गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, रण के लिए क्षेत्र रण क्षेत्र, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, पुण्य के लिए दान पुण्य दान, युद्ध के लिए अभ्यास युद्धाभ्यास, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला। सिर्फ के लिए हटा रही हूं मैं और समास बनते चले जा रहे हैं। और कौन सा समास बनते चले जा रहे हैं, संप्रदान
तत्पुरुष समास। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। अगला क्या है, अगर मैं ये से या अलग होने का भाव हटा दूं, गुणों से हीन, गुणहीन, तो ये बन जाएगा मेरा अपादान तत्पुरुष समास। देश से निकाला, देश निकाला। गुण से हीन, गुणहीन। धन से हीन, धनहीन। पद से युक्त, पदयुक्त। अपराध से मुक्त, अपराध मुक्त। विष से मुक्त, विष मुक्त। तो कर क्या रही हूं मैं, से वर्ड हटा रही हूं, खाली अलग होने की उसको हटा रही हूं, खाली से को, और एक वर्ड बना रही हूं, तो वो मेरा बन गया अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास मेरा बिल्कुल क्लियर है। कारक चिन्ह हटाया कौन सा मैंने, से। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण का क्या कारक चिन्ह है, में या पर। जब मैं ये में या पर हटा दूंगी और एक समास बना दूंगी कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शब्द में बना दूंगी और संक्षेपण हो गया मेरे अगर एक पर्टिकुलर फ्रेज का, तो मेरा समास बन गया। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल देखिए अधिकरण वाले की। अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म में वीर, कर्मवीर। जग पर बीती, जग बीती। तो अधिकरण में पर, में या पर दोनों कारक चिन्ह है, या में हटा दो या पर हटा दो, दोनों में बनेगा तो वही अधिकरण तत्पुरुष समास। कला में निपुण, कला निपुण। भावों में मग्न, भाव मग्न। सर्व में ऊपर, सर्वोपरि। हवा में यात्रा, हवाई यात्रा। आप पर बीती, आप बीती। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। पर या में को आप हटा रहे हैं तो बनता जा रहा है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट वन, अगर मैं ये का की के कारक चिन्ह हटाऊं, भारत का रत्न, भारत रत्न, तो कौन सा समास बनेगा, संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, जैसे भारत का रत्न, भारत रत्न। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। राजा का तंत्र, राजतंत्र। छात्रों की सभा, छात्र सभा। प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र। नित्य का कर्म, नित्य कर्म। तो का के की कुछ भी, नयन के तारे, नयन तारे। तो जब भी मैंने ये का की के को हटाया तब मेरा क्या बन गया, संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को जब भी मैं हटा रही हूँ तो वो पर्टिकुलर कारक के नाम से वो समास जाना जाता है, जिस कारक का वह पर्टिकुलर कारक चिन्ह होता है। इज दैट ओके? तो जब भी मैं कारक चिन्ह को हटा करके समास बना रही हूँ तो वो मेरे तत्पुरुष समास बन रहे हैं, और जो जो कारक चिन्ह हटाऊंगी उसी के कारक के अकॉर्डिंगली उनका नोमेनक्लेचर रहेगा। तो इसमें भी कुछ टेक्निकल नहीं था। तो अभी तक तो इतने सारे 6 के 6 समास हमारे हो गए, टेक्निकल तो कुछ आया नहीं। अच्छा, एक ये और है तत्पुरुष समास का ही, जो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये भी देख लो साथ ही। नन तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है, हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम निषेधवाचक की बात कर रहे हैं। जैसे न ज्ञान, अज्ञान। न अवसर, अनवसर। न अधिकार, अनधिकार। तो हम जब नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे न इच्छा, अनिच्छा। न सत्य, असत्य। न उदार, अनुदार। तो अब इसको अव्यय के साथ नहीं कंफ्यूज करना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेशलिटी क्या है इसकी, इस ननि तत्पुरुष की, कि हम निषेधवाचक की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज में एक कुछ एलिमेंट न होने की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान न होने की बात कर रहे हैं, अवसर न होने की बात कर रहे हैं, अधिकार न होने की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऐसी कोई बात करें, न अमर, अमर। न नियंत्रित, अनियंत्रित। न पवित्र, अपवित्र। समझ रहे हैं आप? तो जब भी हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो हम न वगैरह को हटा करके जब उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना रहे हैं तो वो नए तत्पुरुष समास बन रहा है। वो समस्त पद, मतलब समस्त पद मतलब वो पर्टिकुलर समास जो है समस्त पद, क्योंकि हमने पूर्व पद और उत्तर पद का भेद जो है वो खत्म कर दिया। वी हैव मेड वन समस्त पद। ठीक है, कलेक्टिव हमने एक समस्त पद बना दिया है, और इसकी जो शुरुआत है वो अ या अन से हो रही है। हमने वो नेगेटिविटी को डिस्प्ले करने के लिए अ या अन से उस पर्टिकुलर समस्त पद को शुरू किया है, और इस तरह के समास को, इस तरह के इंडिपेंडेंट वर्ड को हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। मध्यम पद लोपी, और ये क्या है, इसमें क्या है कि बीच के पदों का लोप हो गया। मतलब अब इसमें और
उसमें क्या डिफरेंस है जो अभी हमने पढ़ा? जैसे हमने शस्त्र चलाने की विद्या की बात करें तो हमने तो अभी पढ़ा काके की जब हम हटा देते हैं तो वो कौन सा वाला बन जाता है? संबंध तत्पुरुष समास बन जाता है। अभी किया था हमने, क्योंकि काके की किसका चिन्ह है? संबंध का चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो यहाँ क्या फर्क है? यहाँ हमने सिर्फ की थोड़ी हटाया, हमने चलाने की हटाया। शस्त्र चलाने की विद्या शस्त्र विद्या। और वहां हम कैसे बना रहे थे? दोबारा देखें, वहां हम क्या कह रहे थे? भारत का रत्न भारत रत्न, है ना। गृह का स्वामी गृह स्वामी, जन का आदेश जनादेश। हम सिर्फ काके की हटा रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ कारक चिन्ह हटा रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ हटा रहे हैं तो हम शस्त्र चलाने की विद्या, अश्रु लाने वाली गैस, माल ले जाने वाली गाड़ी, हम मध्यम पद, देखो नाम ही बता रहे हैं, मध्यम पद लोपी, मध्यम पद को पूरा का पूरा उड़ा रहे हैं। इज दैट ओके? तो उसको जब हम उड़ा करके गायब करके हम एक संक्षेपण कर रहे हैं, तो इस तरह के संक्षेपण को हम मध्यम पद लोपी समास कह रहे हैं। शस्त्र चलाने की विद्या शस्त्र विद्या, अश्रु लाने वाली गैस अश्रु गैस। बात समझ में आई? इसी तरह और देख लेते हैं कुछ। मत देने का अधिकार मताधिकार, वायु में लड़ने वाली सेना वायु सेना, गोबर से बना हुआ गणेश गोबर गणेश, पानी से चलने वाली चक्की पंचक्की। समझ रहे हो? तो हमने पूरा का पूरा मध्यम पद जो है उसको गायब कर दिया, तो ये बन जाएंगे मध्यम पद लोपी समास। अब बताओ कहाँ डाउट है? कर्मधारय से तो हमने शुरू ही किया था, ठीक है ना। तो देखो सब में अगर हम वापस, पहले तो हमने इजी वाले किए, टफ वाले किए, अब अगर हम बिल्कुल लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन की बात करें तो देखो जो कुछ हम पढ़ रहे थे अब हमें वो कितना इजी लग रहा है कि समास क्या है? संक्षेपण है। बिल्कुल क्लियरली हमें लर्न हो गई ये बात। कैसे कर रहे हैं हम? कभी हम कारक चिन्हों का लोप कर रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? हम एक स्वतंत्र शब्द बना रहे हैं। हमने हर तरह के समास में यही देखा, जो हमने अभी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस की है, हमने बेसिकली एक स्वतंत्र शब्द बना दिया है एक बड़े फ्रेज को छोटा करके, ठीक है। अब समास को अब हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें तो एकदम अच्छे से वो हो गया, माइंड में बैठ गया है कि समास का मतलब क्या है, हमने संक्षेपण किया है। तो अब कहीं कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है कि संधि क्या है और समास में फर्क क्या है, ठीक है ना। समास का बिल्कुल सिंपल अर्थ है संक्षेपण। 6 समास थे। अव्ययी भाव, स्कैनर की तरह अब आपकी आईज ढूंढेंगे एग्जाम में कि क्या मैम ने जो बोला था कि हमने अव्ययी वर्ड ढूंढना है, और जैसे ही हमें वो नजर आ जाता है हमने इसको क्या बोल देना है? अव्ययी भाव समास। कुछ अव्ययी वर्ड्स आपने अभी अव्ययी वर्ड्स आपने यहाँ पे पढ़नी है, बाकी प्रैक्टिस वीडियो में हो जाएंगी, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। तत्पुरुष समास बिल्कुल क्लियर है। कारक और कारक चिन्ह आपको जैसे ही नजर आते हैं कि आप कारक चिन्ह को हटा रहे हैं, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। और किस तरह के कौन से कारक चिन्ह को हटा रहे हैं, किस कारक का वह चिन्ह है, उससे आपको पूरा डिटेल्ड नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा कि अगर हमने को हटाया तो क्या है वो कर्म तत्पुरुष समास है, या हमने से को हटाया तो वो करण तत्पुरुष समास है। तो यहाँ भी आपको अब कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप प्रोवाइडेड ये टेबल याद होना चाहिए। 2 बार पढ़ते हो तो लर्न हो जाता है, वैसे तो कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का के संबोधन है। अरे 2-4 बार बोलोगे रट्टा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो नए तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा मध्यम पद जब हम हटा रहे हैं तो हम मध्यम पद लोपी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब खाली हमने वो नहीं हटाया, कारक चिन्ह नहीं हटाया, मध्यम पद हटा दिया। जब हम एक विशेषण और उसकी विशेष्य और उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं, हम कर्मधारय की बात कर रहे हैं। तीसरे पर्टिकुलर किसी उसकी इशारा कर रहे हैं, बहुव्रीहि की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक संयोजक शब्द था और आदि या इसको हटा रहे हैं, द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं। संख्यावाचक है तो द्विगु की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कौन सा वाला टफ है? मेरे हिसाब से तो कोई सा भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअली अभी लगने लगा हो कि बहुत डिफरेंस पड़ा है, आया है आपके माइंड में, जो समास आप सोचते थे पहले और आज इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके मैं अपना कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताओ।
जो एरिया अभी भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताओ। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं, लेकिन आपके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे आपकी हेल्प करने के लिए इनेबल करेंगे। मुझे पता चलेगा कि मुझे और किस एरिया में आपके लिए फोकस करना है। तो डेफिनेटली मैं अपने उस नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको कवर कर दूंगी। ठीक है, पर्पस तो हमारा एक ही है कि हम लोग परफेक्ट एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो, कुछ भी मैं आपको इजीली करा पाई हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर दो। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।